नेताजी कॉलोनी में अपने घर में शारदा और प्रसाद रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था रमेश और वो बैंक में काम करता था। इसीलिए वो चाहते थे अपने बेटे की शादी कराए और उससे बात करना चाहते थे। एक दिन जब वो उसका इंतजार कर ही रहे थे तभी वो टीवी पे देखते हैं आए दिन चोरी चमारी बढ़ती जा रही है। सुबह या रात में कोई अंतर नहीं है, लूटपाट हो रही है। इसीलिए सावधान रहना अनिवार्य है। किसी भी अनजान इंसान के संपर्क से दूर रहे। हो सकता है वो डकैती ग्रुप से हो। अगर आपको किसी पर शक हो तो कृपया पुलिस को फोन करके सूचना दे। आप सभी सावधान रहे। इस तरह से एंकर कहती है। ये सुनकर शारदा बहुत चिंतित हो जाती है। इन डकैतों के पास कोई काम नहीं है क्या? हाथ पैर तो सब ठीक है, कहीं जाके अच्छे से काम कर सकते हैं। हमें दिन ब दिन इस तरह से डर के रहना होगा क्या? जब ऐसा सोचकर वो किचन की तरफ जाने ही वाली थी कि रमेश अनामिका नाम की एक गरीब लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है। इस तरह देखकर शारदा और प्रसाद दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी रमेश कहने लगता है, मॉम, डैड, ये अनामिका है। ये बहुत गरीब परिवार से है। मैं उससे प्यार करता था, इसीलिए मैंने उसे शादी करके सीधा घर लेकर आ गया। उसकी बातें सुनकर शारदा और प्रसाद अनामिका को देखते हैं। बहुत ही मासूम लग रही थी, साथ ही बहुत ही पारंपरिक लड़की वो दिख रही थी। उन्हें लड़की बहुत पसंद आई, इसीलिए उन्होंने अनामिका को अपने बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। अनामिका घर का काम काज, अच्छा खाना पका के ससुराल वालों का दिल भी जीत लिया। फिर वो बहू नहीं, उनकी बेटी बन गई। तभी एक दिन अनामिका और रमेश अकेले में लॉन में बैठे हुए थे और कुछ बातें कर रहे थे। रमेश कहता है, अनामिका, क्या तुम्हारा कोई सपना नहीं है? ये सुनते ही अनामिका की आंखें भर आई। अनामिका को रोते देख रमेश परेशान हो गया। क्या हुआ? क्यों रो रही हो अनामिका? अच्छा, अगर तुम्हें अपने बारे में बात करना पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, हम कुछ और बात कर लेंगे। मैं अपने सपनों के बारे में आपसे कई बार कहना चाहती थी, पर हमेशा लगता था अगर आप नहीं राजी हुए तो मेरा सपना टूट जाएगा, इसीलिए नहीं बताई। डरने की कोई बात नहीं अनामिका, बताओ तुम्हारा सपना क्या है? मैं पुलिस अधिकारी बनना चाहती हूँ। क्या मुझे शिक्षित करने में आप मदद करेंगे? जरूर अनामिका, लेकिन तुम मेरी माँ का काम में मदद क्या करना। इस बारे में मैं माँ पिताजी से बात करता हूँ। अभी मुझे बच्चे नहीं चाहिए, इसीलिए हम उसके लिए आवश्यक सावधानी बरत सकते हैं। निश्चित रहो अनामिका, हम उन सावधानियों का पालन करेंगे। जैसे शारदा को उम्मीद थी, अनामिका घर का सारा काम काज करती थी। सुबह उठ के सब साफ सफाई करती थी, घर में रंगोली डालती थी, फिर किचन में आके सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना के सबको पिलाती है। ये सब देखकर शारदा बहुत खुश होती थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक रात दो चोर शारदा के घर को देखते हुए जा रहे थे और कह रहे थे, अरे शिवा, देखो ये घर। देख रहा हूँ, बैंक मैनेजर का घर है ना, इनके पास बहुत पैसे और सोने होंगे। एक दिन इस घर को भी देखेंगे, पर आज जिस घर को लूटने का फैसला किया था उसी को लूटते हैं। दो चोर अपने में बात करते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन सोफे पे शारदा बैठी हुई थी। रमेश आके कहता है, माँ, मुझे अनामिका के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। कहो बेटा, बहू गर्भवती है क्या? अस्पताल ले जाना है उसे? बताओ बेटा, मैं खुशी खुशी ले जाऊंगी। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? हाँ, वो बात नहीं माँ, अनामिका का सपना है पुलिस ऑफिसर बनने का। वो चाहती है अपने सारे सपने वो पूरे करे। ये सुनते ही मानो शारदा को लगा कि उसके सर पे कोई आके पत्थर फेंका। वो मानो चकरा के सोफे पे गिर गई। फिर वो धीरे धीरे खुद को संभाली और गुस्से से कहने लगी, क्या कहा? मैं इस बात के लिए राजी नहीं हूँ कि बहू पुलिस का काम करेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है माँ, अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो मैं अनामिका को ना कह देता हूँ। ये बात रमेश जाके अनामिका को बताता है। अनामिका का पुलिस अधिकारी होना सासू माँ को पसंद नहीं है। ये सुन के अनामिका दुखी हो गई। अब चूंकि रमेश अनामिका को दुखी देख नहीं पा रहा था, इसीलिए वो उसे नाइट कॉलेज भेजने का सोचता है। फिर परिवार से छुपा के बड़े ध्यान पूर्वक वो अनामिका का नाइट कॉलेज में दाखिला करा देता है। अनामिका रात में नाइट कॉलेज में पढ़ाई करती थी और सुबह घर का सारा काम काज करती थी, जिससे सासू माँ का दिल भी ठीक रहे। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अनामिका बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई करती है। उसके अब परीक्षा के दिन आ जाते हैं। तभी एक दिन वो अपनी सासू माँ शारदा के पास आके कहने लगती है, सासू माँ, मैं मायके जाके आना चाहती हूँ। ठीक है बहू, जाओ घूम कर आओ। अनामिका सास ससुर के पैर छू के वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से सीधा एग्जामिनेशन हॉल में जाके एग्जाम लिखती है और फिर खुशी खुशी घर लौट आती है। सासू माँ, ये लीजिए चाय। पिताजी, आपकी भी चाय। क्या बहू, तुम जल्दी आ गई?
घर पे सब कुशल मंगल है ना? सब ठीक है माँ जी। 2 दिन रह के आती बेटा। अगर मैं वहाँ पे 2 दिन रह जाती तो यहाँ सासू माँ को दिक्कत हो जाती ना पापा जी। अनामिका की ऐसी बातें सुन के सासू माँ शारदा की आंख भर आई। क्यों बहू, तुम्हें सासू माँ से इतना लगाव क्यों है? क्योंकि सासू माँ भी तो माँ ही होती है ना माँ जी, इसीलिए। अब मैं खाना पकाने जा रही हूँ, बताइए आपके लिए क्या पकाऊं? मुझे इडली चाहिए और पिताजी को डोसा, और तुम्हारे पति को जो चाहिए उससे जाके एक बार पूछ लो। ऐसा कह के वो जल्दी से बेडरूम में जाती है अपने पति से पूछने के लिए कि वो नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगे। फिर वहाँ से वो किचन में जाती है और जिसे जो चाहिए वो बना के तैयार कर देती है। उस दिन परीक्षा का फल निकलने वाला था। अनामिका परीक्षा में पास हो जाती है और पुलिस ऑफिसर बन जाती है। अनामिका सासू माँ को ये बताने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। उस रात अनामिका पुलिस ड्रेस में आती है और उसी रात चोर श्रीकांत शारदा के घर में चोरी करने आता है। चोर सीधा जाके फ्रिज खोल के देखता है। वहाँ पे चिकन फ्राई दिखता है, फिश करी देखता है और मुंह में पानी आने लगता है। वहीं खड़े खड़े वो खाने लगता है। आवाज सुन के शारदा की नींद खुल जाती है। लगता है घर में चोर घुसा है। ऐसे वक्त में घर में बेटा भी नहीं है, मुझे अनामिका को उठाना होगा। ये सोचकर वो धीरे धीरे दरवाजा खोलती है। देखती है चोर खाना खा रहा है। अनामिका को भी लगता है कि घर में चोर घुसा है। वो भूल जाती है कि वो पुलिस ड्रेस में है और सीधा बंदूक ले जाके चोर के सामने तान देती है। तब तक शारदा हॉल में आके लाइट जला देती है। वो देखती है बहू अनामिका पुलिस ड्रेस में है और हाथ में बंदूक है। अनामिका, तुम ये ड्रेस क्यों पहनी हो? असल में ये सासू माँ। ये मौका देखकर चोर वहाँ से भाग निकलता है। अनामिका भी उसका पीछा करती है और जाके उस चोर को पकड़ लेती है। चोर को हथकड़ी पहना के अनामिका पुलिस को फोन लगाती है। पुलिस आके अनामिका को सैल्यूट करते हैं और चोर को वहाँ से ले जाते हैं। फिर इंस्पेक्टर अनामिका सासू माँ शारदा के पास आती है। शारदा गुस्से से वहाँ से चली जाती है और दरवाजा लगा देती है। अगले दिन रमेश बैंक का काम खत्म करके जब घर लौट आता है, अपने माँ पिताजी को समझाता है। सासू माँ, मैं वादा करती हूँ आपसे, पहले मैं आप सभी का ख्याल रखूंगी, फिर ये पुलिस ड्रेस। हमेशा की तरह पहले आप लोगों का ध्यान रखूंगी, फिर ड्यूटी पे जाऊंगी। जब ये बात कही तब शारदा प्रसाद खुश हो गए। एक ऋषि बहती धारा के किनारे पेड़ों के समूह को तलाश कर रहे थे। वो पेड़ यहाँ भी नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ के देखना होगा। ये सोचते हुए वो महर्षि नदी के किनारे से चले जा रहे थे। अचानक से वहाँ वो अनामिका को अवचेतन अवस्था में देखते हैं। महर्षि जल्दी से उसके पास जाते हैं और उसकी नाड़ी पकड़ के देखते हैं। नब्ज महसूस करके महर्षि कहते हैं, ये जिंदा है। जीवित रहने के लिए इसकी इच्छा बहुत कठिन प्रयास कर रही है, पर इसने ऐसा घिनौना काम क्यों किया? ऐसी क्या कठिनाई आई होगी? फिर महर्षि अपने दोनों हाथों से अनामिका को उठाते हैं और नदी के किनारे एक झोपड़ी थी, उसी झोपड़ी में अनामिका को ले जाते हैं। वहाँ एक लकड़ी के बेंच में अनामिका को लेटा दिया और उसके सर पे कुछ पत्तों का रस लगाया। 10 मिनट के बाद अनामिका अपनी आंखें खोलती है। उसे समझ में आता है वो कहाँ है। उसकी जान बचाने के लिए वो अपने दोनों हाथ जोड़ के महर्षि को प्रणाम करती है। विजयी भव। अभी देख के तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम इस तरह से अपनी जान क्यों लेना चाह रही थी? ऐसी क्या परेशानी है? ये सुन के अनामिका की आंखें भर आती है। अनामिका अपना अपाहिज पैरों को दिखाती है। महर्षि वो देखते हैं। बेटा, क्या तुम अपने पैरों की वजह से ही अपनी जान लेना चाह रही थी? अनामिका बिना कुछ कहे दुखी होकर बस आंसू बहाने लगती है। देखो बेटा, मैं तुम्हारे पैरों को ठीक कर दूंगा, तुम्हारी जिंदगी खुशहाल होगी। ये सुन के अनामिका बहुत खुश होती है। हे महर्षि, कृपया मेरे इन अपाहिज पैरों में जान दे दीजिए। मेरे वैवाहिक जीवन में खुशियाँ भर दीजिए स्वामी जी। अगर मेरे पैर ठीक हो गए तो निश्चित रूप से मेरी जिंदगी सुखमय होगा। आप विश्वास कीजिए, आप अगर चाहे तो मेरे घर भी आ सकते हैं। जितना दिन चाहे आप वहाँ रह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं वहाँ कितनी खुश हूँ। अगर आपको वहाँ जाके खुशी महसूस ना हो, आपको लगे कि मैं दुखी हूँ, तो फिर से मेरे पैरों को आप अपाहिज बना दीजिएगा। आपसे विनती है स्वामी जी। अपने जीवन को लेकर, अपने परिवार को लेकर उसका मजबूत विश्वास देखकर ऋषि मुनि को उस पर थोड़ा संदेह होता है। देखो बेटा, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे पैर ठीक हो जाने पे
तुम्हारी जिंदगी कितनी खुशहाल हो जाएगी। लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम इतनी कमजोर दिल की नहीं कि अपने पैरों की वजह से तुम आत्महत्या कर लो। बताओ आज की परिस्थिति के पीछे क्या वजह है? मुनि जी, आपने मेरे पैरों को ठीक करने की बात कही है। मैं आपको अपनी पूरी कहानी जरूर बताऊंगी। वो बताती है अनामिका और उसके पति नौकरी करते थे। पूरा वेतन लाके सासू माँ शारदा को दे देते थे। शारदा बहुत प्यार से व्यवहार करती थी। अप्रत्याशित रूप से उसने दुर्घटना में अपना पैर खो दिया। पति का वेतन पर्याप्त नहीं था। सासू माँ शारदा को बुरा लगा। वो पहाड़ों के ऊपर से उसे गिरा दी। अपनी आंसू पोंछते हुए अनामिका पूरी कहानी बताई। फिर महर्षि उसकी कहानी सुनकर कहते हैं, तुम्हारी सासू माँ पहाड़ों से तुम्हें गिराना चाही, ये गलत बात है। महर्षि, मेरी सासू माँ एक मध्यम वर्गीय गृहिणी है। हम बच्चों से उनके कुछ उम्मीदें, सपने थे। अचानक से ये सब होने पे आमदनी भी कम हो गई और खर्च बढ़ गए। फिर कमाने का कोई दूसरा स्रोत भी नहीं था। मेरे पति के लिए मेरे पैर नहीं थे, इसलिए उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। वो ठीक से ऑफिस जाना बंद कर दिए। इससे हमारी घर की परिस्थिति और खराब हो गई। फिर एक गृहिणी अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करती है, आप बताइए। ऋषि मुनि अनामिका के बातों से सहमत थे। उन्होंने अनामिका के पैरों पर पत्तों का रस से प्रलेप कर दिया। अब तुम जरा खड़ी हो जाओ बेटा। इतना कहकर अनामिका धीरे से खड़े होने की कोशिश करती है। 2-3 बार वो नीचे गिर जाती है। फिर चौथी बार वो खुद से अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है। इस बात से अनामिका बहुत खुश हुई कि अब उसके दोनों पैर ठीक हो गए हैं। महर्षि को वो प्रणाम करती है। आपने मेरी जान और वैवाहिक जीवन दोनों को बचा लिया स्वामी जी। थोड़ी दूर जाने के बाद जंगल में एक छोटा रास्ता दिखेगा। उस रास्ते से जाने पे जंगल देवी का मंदिर मिलेगा। वहाँ जाके उनका आशीर्वाद लेना, सब अच्छा होगा। फिर महर्षि का कहे हुए बातें सुनकर अनामिका सीधा जंगल के रास्ते से चली जाती है। वहाँ उसे एक छोटा मार्ग दिखता है। उस रास्ते से अनामिका आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद वहाँ एक माता का मंदिर दिखता है। वहाँ जाके देखती है कि सासू माँ बैठी हुई है, बहुत दुखी होकर, और वो बहुत रो रही है। हे वन माता, मुझे क्षमा कर दे। अपने बहू के प्रति कोई दायित्व नहीं दिखाकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। उसकी जिंदगी को बर्बाद करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अब मैं खुद को सबक सिखाऊंगी। दुखी होकर कह के शारदा वहाँ से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर अनामिका उनका पीछा कर ही रही थी, पर अचानक से शारदा कहीं नहीं दिखती है। घर जाके उन्होंने कुछ कर लिया तो? ऐसा कह के अनामिका जंगल माता के मंदिर में माथा टेक कर फिर वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचते ही बेटा अनामिका के बारे में पूछता है तो शारदा दुखी होकर कहने लगती है, पहाड़ों से धकेल के मैंने बहू को मार दिया है। कम पैसे, अपाहिज बहू, ये सब मेरे से नहीं देखा जा रहा था, इसीलिए उसकी जान लेके मैं घर आई हूँ। इस तरह रोते हुए कहती है। उसकी बातें सुन के रमेश और प्रसाद भी रोने लगते हैं। बेटा रमेश, तुम्हें फिर से शादी करनी होगी, ऐसी लड़की से जो नौकरी करे और अपनी पूरी तनख्वाह लाके मेरे हाथ में दे दे। शारदा, इतने क्रूरता से कैसी बातें कर रही हो? ये मेरी ही शारदा है क्या? प्याज काट के बहू के आंखों से आंसू आने पे भी मेरी शारदा रोती थी। आज तुमने उसकी जान ले ली और बेटे को फिर से शादी करने को कह रही हो। इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। सजा भुगतने जा रही हूँ। बेटे का ख्याल रखना। बहू को मारा क्योंकि बेटे की तकलीफ नहीं देखी जा रही थी। मैं अब जाती हूँ। ऐसा कह के वो घर से बाहर चली जाती है। इस बीच अनामिका चलते हुए घर आ जाती है। अनामिका को देखकर रमेश और प्रसाद चौंक जाते हैं। फिर वो सासू माँ के बारे में पूछने लगती है। जान लेने की सजा भुगतने जा रही हूँ बोल के निकल गई। मैं वापस आ गई हूँ ना पिताजी, इससे पहले कि वो कुछ कर बैठे। चलिए उन्हें वापस ले आते हैं। अनामिका के कहने पर वो तीनों शारदा को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। उस वक्त शारदा पुलिस स्टेशन गई हुई थी। वहाँ वो जाके एसआई अरविंद से मिलती है और अपनी बहू के साथ उसने क्या क्या बुरा किया ये पूरी बात उन्हें बताती है। इंस्पेक्टर अरविंद सबूत लेने के लिए बेटा रमेश का फोन नंबर लेता है। फिर सारी बात वो रमेश को बताते हैं। पुलिस स्टेशन में जो कुछ हुआ रमेश अपने पिता प्रसाद और अनामिका को बताता है और उन दोनों को लेकर सीधा अरविंद के पास जाने लगता है। वहाँ शारदा अनामिका को जिंदा देखकर और चलते फिरते देखकर बहुत खुश हो जाती है। बहू, मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर वो बहू को प्यार से गले लगा लेती है। सास बहू को इस तरह देख बाप बेटा भी बहुत खुश होते हैं।